Yes, student, good morning. Today we discuss numerical based on electric resistance. जैसे आपके पास आता है इफ ए वायर, मान लीजिए कोई वायर है, दिस इज द वायर, ओके, जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है और इस वायर की लेंथ एल है. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैविंग द लेंथ एल. ओके, the question is that if this wire is stretched to n time of its original length, यदि इस वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो n टाइम्स होगी. व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. देखिए, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग के बाद वॉल्यूम ऑफ द वायर तो क्या रहेगा, सेम. यदि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. और वॉल्यूम क्या होता है वायर का, length into the area of cross section, volume remains same. Now originally R is equal to rho L by A. Rho is the resistivity that depends on the nature of the material, that remains same. And R dash जो होगा rho same L dash by area. अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं होगी. रो L से मल्टीप्लाई करते हैं, L से डिवाइड, A इंटू में L, और ये बन गया रो एल स्क्वायर बाई वी. दिस इज द फर्स्ट, वी इज द वॉल्यूम दैट रिमेन सेम. और न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो एल डैश का स्क्वायर. लेंथ इज चेंज, वॉल्यूम इज नॉट चेंज, एंड हियर लेंथ इज n टाइम्स ऑफ l. तो हाउ वी कैन राइट l डैश n स्क्वायर l स्क्वायर बाई v, और n स्क्वायर रो l स्क्वायर बाई v, और दैट इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर ऑफ R. यदि हम किसी वायर को स्ट्रेच टू, ये आता है स्ट्रेच टू, स्ट्रेच टू के लिए आपके पास यदि है तो न्यू रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा यदि हम वायर को स्ट्रेच टू करते हैं. सेम न्यूमेरिकल दैट कैन बी आस्क्ड इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस सेकंड R हैविंग लेंथ L and the wire stretches by, यानी कि उसको खींच के stretches by n times of original length, n times of original length, यानी कि ओरिजिनल लेंथ का n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया. अब न्यू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो आपके पास l है, n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो यानी कि ये क्या बना, n प्लस 1, और ये l डैश. और वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो यानी कि कहने का मतलब वॉल्यूम रिमेन सेम, तो R डैश क्या होगा रो. अब यहाँ पे ओरिजिनल तो रो L स्क्वायर बाई V विदाउट स्ट्रेचिंग. ओके, अब इसमें जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस L डैश स्क्वायर बाई V रो. अब L डैश नाउ इज व्हाट, ये आपका रो n प्लस 1, ये L स्क्वायर बाई V, और रो L स्क्वायर बाई V किसकी को R, तो यहाँ पे R डैश n प्लस 1 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ व्हाट, टाइम R, रो L स्क्वायर बाई V इज R. तो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा. यदि किसी वायर का रेजिस्टेंस, ओरिजिनल जो भी रेजिस्टेंस गिवन होगा, और यदि उसको n टाइम्स स्ट्रेच टू करते हैं तो आंसर विल बी n स्क्वायर R. ओके, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम स्ट्रेच थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो मान लीजिए क्या है 2 ओम, थ्राइस n क्या हो गया 3, तो न्यू रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर, और ओरिजिनल क्या है 2, तो ये 9 2 ये होगा 18 ओम. इफ द वायर इज स्ट्रेच टू, और स्ट्रेच बाई में जो होता है, स्ट्रेच बाई में जो न्यू रेजिस्टेंस होता है n प्लस 1 का स्क्वायर और R. मान लीजिए सेम न्यूमेरिकल ये स्ट्रेच टू है के लिए, सेम न्यूमेरिकल ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम स्ट्रेच टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो थ्राइस हो गया, तो या तो थ्राइस या ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो या थ्राइस, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2, और ये आपके पास होगा 16 इंटू में 2, और ये होगा 32 ओम. देखिए यहाँ पे 18 ओम था स्ट्रेच 2 में, 3 टाइम्स यदि स्ट्रेच करते हैं तो, और यहाँ पे स्ट्रेच बाई स्ट्रेच 2 और स्ट्रेच बाई
दोनों वर्ड पूरी न्यूमेरिकल को चेंज कर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, डोंट टू बी कंफ्यूज। ओके, उसके बाद रेडियस के टर्म में या डायमीटर, रेडियस या डायमीटर में कैसे होता है वो भी ध्यान से सुन लीजिए आप। रेडियस और डायमीटर में मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, ये कोई वायर है, कहता है उसका रेजिस्टेंस आर है, कहता है उसका जो डायमीटर या रेडियस एक ही चीज होती है, डायमीटर रिड्यूस करते हैं या रेडियस रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कहता है उसका डायमीटर जो है वो ओरिजिनल डायमीटर का हाफ कर दिया या n टाइम्स कर दिया। डायमीटर 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल का 1/n टाइम्स कर दिया, डायमीटर रिड्यूस कर दिया। डायमीटर रिड्यूस और रेडियस रिड्यूस दोनों का सेम फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये मानते हैं कि R1 इक्वल टू व्हाट। अब R1 आपके पास क्या ले सकते हैं, R1 आपके पास होगा रो, ये L1 A1 कर दिया मान लीजिए, ये ओरिजिनल, ये आपने मान लिया इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, और R2 मान लिया रो, ये L2 और ये L2। ओके, यदि हम इनको डिवाइड करते हैं तो R2/R1 क्या बन गया, रो से रो कैंसिल, ये बन गया L2/A2 इंटू में A1/L1। इसको ले सकते हैं L2/L1 और A1/A2। आप कहते हैं जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं या जैसे भी स्ट्रेच करते हैं तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, या तो यहाँ पे A1/L1 इक्वल क्या होगा, A2/L2। यहाँ पे A1/A2 किसके बराबर हो गया, L2/L1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि L2/L1 को क्या लिख दिया, A1/A2, तो ये बन गया A1/A2 का होल स्क्वायर। अब A1/A2 को क्या लिखेंगे, पाई। अब इसको पाई, यदि रेडियस है तो पाई R स्क्वायर, तो ओरिजिनल पाई D²/4 हो गया, या सबसे पहले ऐसे लिखो पाई R1² पाई R2² पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बन गया R1/R2 पूरे का 4। ओके, अब यहाँ पे क्या बन गया, यदि रेडियस है तो रेडियस की टर्म में, और डायमीटर है तो R1 यदि ओरिजिनल डायमीटर D/2 है तो R2 क्या बनेगा, ओरिजिनल डायमीटर D है तो R2 न्यू डायमीटर, ये D/n हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप R2/R1 को क्या लिखेंगे, या R1/R2, यहाँ पे आपके पास R1/R2, यहाँ पे R1/R2 जो है वो आपके पास क्या होगा, 1/n, क्या बन गया, 1/n⁴ हो गया, 1 क्योंकि हाँ 1/n नहीं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा n⁴, दिस विल बी n⁴। तो R1/R2 n हो गया, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n⁴। तो R2/R1 ये पॉइंट टू बी नोटेड, रेडियस या डायमीटर कोई भी आ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n⁴ टाइम्स ऑफ R1। तो डायमीटर और रेडियस कोई भी आ जाए तो n⁴। उसके बाद आपके पास आता है काफी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास 3 वायर है, मतलब इफ यू हैव गिवन द 3 वायर है मेड ऑफ कॉपर, इफ यू हैव गिवन द 3 वायर मेड ऑफ कॉपर से मिलके बनी है, तो रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, L1 L2 और L3 3 वायर है, उनका कहते हैं लेंथ का रेशियो 5:3:1 है, और उनका जो मास का रेशियो है M1 रेशियो, M2 रेशियो, M3, ये जो रेशियो है ये है 1:3:5। ये PMT में काफी आता है, और यानी कहने वाला कंपटीशन में जेईई मेंस में भी आता है, खूब आता है। तो 3 वायर है मेड ऑफ कॉपर, हैविंग द लेंथ रेशियो 5:3:1, लेंथ का रेशियो है, मास का रेशियो है 1:3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब बेटा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि आप सबसे पहले एक ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे जिसके अंदर लेंथ आए, मास आए और रेजिस्टेंस आए, क्योंकि लेंथ और मास तो आपको दे रखे है रेशियो, और रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि हमने एक ऐसा रेशियो बताना है जिसके अंदर लेंथ, मास और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई यहाँ पर
जो है वो सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल क्यों? कॉपर है, कॉपर से मिलकर बनी है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। अब हम जो जनरल फार्मूला जानते हैं, वो जनरल फार्मूला हमारे पास है आर। आर क्या था? रो एल बाई ए। ये हमारे पास फार्मूला है आर रो एल बाई ए। अब इस फार्मूले को हम, यदि मैं इस फार्मूले को ये लिख दूं कि आर रो, ठीक है, यहाँ पे रो, यहाँ पे एल स्क्वायर बाई वी यदि कर दूं तो भी कोई प्रभाव, ये वॉल्यूम है। अब डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी आपके पास होती है, डेंसिटी किसके टर्म में? डेंसिटी होती है नहीं, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम को आप ये ले सकते हैं मास इंटू में डेंसिटी। ये डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट कर दो, वॉल्यूम होगा मास इंटू में डेंसिटी। अब यानी कि कहने का मतलब है मटेरियल, ये आपके पास डेंसिटी हो गया। तो यदि मैं वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये होगा रो एल स्क्वायर बाई एम डेंसिटी। रेजिस्टिविटी सेम, डेंसिटी भी सेम रहोगी वायर की, सेम मटेरियल। तो वायर तो कॉपर वायर है, तो डेंसिटी तो सबके लिए सेम होगी। तो आर एल स्क्वायर बाई वी हो, एल स्क्वायर बाई एम हो गया कि रेजिस्टेंस दैट इज, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और बाई एम। अब मैं बात करूं लेंथ का रेशियो। अब पहले R1 को क्या लेंगे? R1 बन गया L1 स्क्वायर बाई M1, M1 स्क्वायर बाई M। तो इसमें आप क्या से लिखेंगे रेशियो? ये आपके पास M1 और आपके पास अब L1 क्या है? L1 आपके पास L1, अब L1 आपके पास है व्हाट? ये होगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1। M1 आपके पास है 1, तो ये होगा 25 बाई 1। और R2 आपके पास, R2 बनेगा L2 स्क्वायर बाई M2। तो L2 स्क्वायर आपके पास क्या है? ये आपके पास बन गया 9 और M2 आपके पास है 3, तो ये बन गया 3:1। R2 बन गया 3, कहने का मतलब R2 3 हो गया, R1 आपके पास 25 हो गया, और ये आपके पास क्या बन गया? ये L स्क्वायर बाई M, L आपके पास है 5:1 25, ये आपके पास बन गया L2 आपके पास यार L2 3, ये 9, और आपके पास M2 आपके पास है 3, तो ये आपके पास 3 हो गया। आपके पास R3 को क्या लिखेंगे? अब R3 आपके पास L इनके L, ये आपके पास होगा 1, ये आपके पास हो गया 1, ठीक है। L1 का स्क्वायर 1 हो गया, और आपके मास हो गया M, ये आपके पास हो गया 5। इज इट्स राइट? क्योंकि आपके पास L3 स्क्वायर, L3 1 है और M3 है 5, तो यानी कि आपके पास क्या रेशियो बना? आपके पास बन गया R1 रेशियो R2 रेशियो R3 दैट इज 25:3, और ये होगा 1/5। और इसको हम क्या ले सकते हैं? 125:15:1. Point to be noted, most important. If the 3 wire made of copper having the ratio L1 रेशियो L2 रेशियो L3, लेंथ का रेशियो है, मास का रेशियो गिवन है और लेंथ का रेशियो गिवन, यानी सेम मटेरियल। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, दैट मींस रेजिस्टिविटी सेम। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे ले सकते हैं वॉल्यूम की टर्म में। अब यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है। अब यहाँ पे वॉल्यूम, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, अब V फॉर वॉल्यूम होगा मास इनटू डेंसिटी, मास इनटू डेंसिटी, रो इज सेम, डेंसिटी इज सेम, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाई M। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। वी अप्लाई द फार्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 रेशियो R2 रेशियो R3। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे यदि सम आपको आते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, ये मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? देखिए, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड इनसाइड द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं इनसाइड द कंडक्टर इन द परसेंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन द परसेंस ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब आपके पास दो वर्ड है, एक आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं,
एक आपके पास होगा रिलैक्सेशन टाइम। क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम तो होता है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों के दोनों कब होते हैं? मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये इस कंडक्टर की लेंथ है और ये इस कंडक्टर का आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, और भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ओके, ये फ्लो कर रहे हैं अपनी डायरेक्शन में। देखिए जब किसी के भी माने कोई कोई चीज फ्लो कर रही है, फ्लो करती रहेगी, या कोई काम इस सिस्टम के तहत चल रहा है, चलता रहेगा। यदि उस सिस्टम को यदि कोई डिस्टर्ब कर दे, ठीक है ना, तो सारी चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट। अब यहाँ पे यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हायर टू लोअर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है की डायरेक्शंस होती है। जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं? अपोजिट। तो इसका मतलब वो उनकी डायरेक्शंस को ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे इधर से हवा चल रही है फॉर एग्जांपल वेस्ट टू ईस्ट, और बहुत तेजी से हवा चल रही है, और आप साइकिल से जा रहे हैं ईस्ट से वेस्ट। फिलहाल सबसे पहले ये मान लीजिए हवा नहीं चल रही, आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, आपकी साइकिल अब आराम से चलेगी, प्रॉपर मोशन आपका मेंटेन रहेगा। यदि तूफान आ जाता है वेस्ट टू ईस्ट, क्या आपके लिए पॉसिबल है जो आपकी पहले वाली जो सिचुएशन है, क्या आप साइकिलिंग वैसे ही करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तूफान बहुत तेजी से आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ए तूफान, और इलेक्ट्रॉन इज साइकिल वाला है। तूफान बहुत तेज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज तूफान, इलेक्ट्रॉन इज ए साइकिल। आप कंपेयर कर लो दोनों में, अब इनकी डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। जब डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो अपने पास से विचलित हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे, वो जिस एवरेज वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जब रैंडमली मोशन जो रैंडम मोशन जो है उनका डिस्टर्ब हो जाएगा, जो मोशन में वो आपस में कोलिजन होगा। अब जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन जब एक दूसरे से टकराएंगे, वो जो सक्सेसिव टाइम पीरियड ड्यूरिंग द कोलिजन जो होगा, दैट इज कॉल्ड टू बी रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और इसमें ज्यादा नोट्स बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में एक सिंपल सा वर्ड याद लिखिए कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की होती है इनसाइड द कंडक्टर में। कब होती है? जब इन द परसेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे तो कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो आपस में टकराएंगे, और वो जो सक्सेसिव कोलिजन होगा, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन जो टाइम पीरियड होगा वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। ये भी एक एवरेज टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग द सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक रिलेशन आती है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो कैसे आते हैं? जैसे आई इक्वल क्या होता है? NEAVD, आपने खूब पढ़ा है। ये एक रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब इस रिलेशन को हम कैसे ड्राइव करेंगे? देखिए वेरी सिंपल है। सबसे पहले हमें we have to determine the total number of electrons are flowing inside the conductor। उस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हम जानते हैं भाई N होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे N स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ वी हैव टू डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग किसके अंदर? इनसाइड द कंडक्टर। आप इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्मॉल n स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू में लेंथ, क्योंकि कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बेटा मैं ये कहूँ कि इफ इज द मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जो चार्ज होगा कंडक्टर पे
इनसाइड, तो NeAl हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन से, ये हमारे पास टोटल चार्ज है। तो ये सब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहा हूँ, ये आपके पास है। अब आपके पास आपने निकालना है, देखिए कंडक्टर की लेंथ L है, अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो यहाँ पे L की वैल्यू यदि हम पुट करेंगे तो L की वैल्यू क्या बनेगी, चार्ज, ये NeA, L किसके बराबर होगा, Vd, और ये रिलैक्सेशन टाइम, और कोई भी करंट जो होता है चार्ज बाई टाइम, इसको डिवाइड कर दो NeAVd, और एज आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम इसको ड्रा करते हैं। ओके, अब यहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन आई है, I इक्वल टू NeAVd, काफी यूज भी होती है। अब इस पे एक बहुत अच्छा सा एक ऑब्जेक्टिव बनता है, वो कैसे बनता है मैं बताना भी चाहूंगा। कहता है भाई ये आपके पास कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कहता है उस कंडक्टर के अंदर आपके पास रेशियो है, क्या रेशियो है, कंडक्टर है सेम मटेरियल से मिलकर बनाया है, दो कंडक्टर डिफरेंट लेंथ के है, तो कहता है उनका लेंथ का जो रेशियो है, लेंथ रेशियो है 1:2। इफ हैव गिवन द टू कंडक्टर मेड ऑफ सेम मटेरियल जहां आ गया और कंडक्टर आ गया, तो पॉइंट में नोटेड रेजिस्टिविटी सेम, कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आई एम रिपीटिंग मोर एंड मोर टाइम्स द रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होती, यदि सेम मटेरियल से मिलके बनी है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वायर को स्ट्रेच करते हैं, कट करते हैं, बेंड करते हैं, रेजिस्टेंस दैट कैन बी चेंज, बट रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल ऑफ द वायर कांट बी चेंज, पॉइंट बी नोटेड। अब यहाँ पे कह रहा है भाई लेंथ का रेशो जो है वो 1/2 है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो है मान लीजिए वो आपको दे रखा है 3/2, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है व्हाट विल द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है, कंडक्टर ए को 1 मान लिया, बी को कंडक्टर ये, तो V1/V2 आपने ये रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपके पास है कि आपको निकालना है V1/V2 मींस रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है कैसे, दो कंडक्टर है मेड ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ का रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेशियो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेशियो निकालना है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि हम ये मानते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि वो सीरीज में कनेक्टेड है तो व्हाट विल बी हैपेंस कि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम का मतलब ये आई सेम हो गया, हम जानते हैं आई वी नो NeAVd। अब यहाँ पे हमारे पास आई सेम है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहती है और चार्ज भी सेम होता है, और मैं 4 कंडक्टर 1 की बात करूं, 4 कंडक्टर जिसकी लेंथ L1 है, तो उस कंडक्टर के लिए A1 V1 और दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, क्यों, V1 इज उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया, AV कांस्टेंट हो गया, कहने का मतलब AV कांस्टेंट हो गया, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम ऐसे ले सकते हैं V1/V2 दैट इज इक्वल टू A2/A1। अब रेशियो ऑफ A1/A2 3:1 है, तो A2/A1 क्या बन गया 2:3, ये रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है व्हेन द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि सीरीज में करंट सेम होता है, ये तो सेम हो ही गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, चार्ज सेम, A और B, D कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी यदि कांस्टेंट होती है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपके पास है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसी में आता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि हम इनको पैरेलल में कनेक्टेड कर दें तो व्हाट विल बी हैपन। अब यहाँ पे है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन दे आर कनेक्टेड, जब हम इसको कनेक्टेड करते हैं, किस में कनेक्टेड करते हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल के अंदर क्या होता है, जब इनको पैरेलल में कनेक्टेड करेंगे तो पैरेलल में V सेम होता है, V सेम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो V इक्वल टू IR। ओके,
अब यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आई आर कॉन्स्टेंट हो गया, और जब आई आर कॉन्स्टेंट तो इसमें आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। इट्स ओके। अब आर आपके पास क्या है, आर आपके पास हो गया रो एल बाई ए। ओके, तो इसका मतलब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं बात करूं I1 बाई I2 की बात करूं तो I1 बाई I2 का रेशियो कैसे बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट जो है लेंथ के तो क्या है, लेंथ के तो प्रोपोर्शनल हो गया, और एरिया के क्या है, अब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, तो ये हो गया मान लीजिए R2 बाई R1, आप कंफ्यूज ना हो। अब R2 क्या बन गया रो, ये L2 बाई A2 हो गया, और आपके पास R1 क्या होगा रो L1 बाई A1। यदि हम R2 बाई R1 की वैल्यू पुट करें ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा L2 बाई A2 इंटू में A1 बाई L1। यहां से आप वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा L2 बाई L1 इंटू में A1 बाई A2। अब L2 बाई L1 क्या है, L2 बाई L1 अभी मैंने बताया था L1 बाई L2 1/2, और A1 बाई A2 हो गया आपके पास 3/2। तो L2 बाई L1 क्या बन गया, ये 2/1, और A1 बाई A2 क्या बन गया 3/2। यानी कि कहने का मतलब ये होगा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बन गया 3:1। ये आपके पास करंट का रेशियो आ गया। किसका रेशियो है, करंट का। अब करंट का रेशियो आने के बाद हमने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है, y इक्वल क्या होगा NEAVD। तो I1 बाई I2 दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास सेम है, ये A1 V1 बाई क्या बनेगा A2 V2। हमने ये रेशियो निकालना है, तो V1 बाई V2 क्या बनेगा I1 बाई I2 इंटू में A2 बाई A1। अब I1 बाई I2 हम निकाल चुके हैं, ये 3/2 हो गया, और A2 बाई A1 क्या बन जाएगा, ये आपके पास 2/3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1:1। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी यदि आपके पास न्यूमेरिकल आती है, आप न्यूमेरिकल को अच्छे से यू कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए टिपिकल नहीं है, और आप सारे के सारे यू कैन ड्रॉ इट। अब मैं आपको ओम्स लॉ पढ़ा रहा था, ओम्स लॉ बता चुका था, ओम्स लॉ का मैंने डिडक्शंस बताना है। अब डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे आप ध्यान से, डिडक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ का डिडक्शंस क्या है, जो हमें ओम्स लॉ के डिडक्शन में हमें ये बताना होता है ML² NE², ये रिलैक्सेशन टाइम, MEN² रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ML NE² रिलैक्सेशन टाइम, और ये आपके पास A, ये आपके पास व्हाट इज दिस, ये आपके पास है ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ में आप कैसे, इसको मैं यदि ऐसे लिख दूं NE² रिलैक्सेशन टाइम और इंटू में L बाई A, ये कंपैरिजन हो जाएगा रो L बाई A। कहने का मतलब यदि ये प्रूव हो जाए तो रेजिस्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेशन होता है, रेजिस्टिविटी NE² रिलैक्सेशन टाइम, और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होती है, और ये रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा यदि हम ये प्रूव कर दें तो। बड़ा सिंपल है, कैसे प्रूव करेंगे, हम सबसे पहले ये कंडक्टर लेते हैं, ध्यान से सुनिए, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, और इसमें V विद द पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A है, इस कंडक्टर का A विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब हमारे पास ये है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, कोलिजन होगा, वो एक्सेलरेटेड भी होंगे, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स बाई मास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाई चार्ज, यहाँ पे बन गया -E/m। ओके, और मैं बात करूं एक्सेलरेशन, दैट इज आल्सो इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय रिलैक्सेशन टाइम यदि वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे बन गया -E/m। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में ये जो फॉर्मूला है काफी यूज होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये किसके लिए रिलेशनशिप है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के लिए। बड़ा सिंपल है, एक्सेलरेशन फोर्स बाई m, फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाई फोर्स बाई दिस। ये वेक्टर फॉर्म में आपने सारे के सारे आपने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -E होता है, तो ये -E।
ओके बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में ये रिलेशन आ गई। अब मैं इसको यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूँ, इसी रिलेशन को यदि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लो, वी डी ये होगा ई बाई एम और ये आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं, एन ई ए वी डी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एन ई ए वी डी। ओके, अब यहाँ पे वीडी की वैल्यू पुट कर दो, तो वीडी क्या बनेगा, वीडी की वैल्यू आई बाई एन ई ए और ये आपके पास ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख दो वी विद द पोटेंशियल डिफरेंस, एल इज द लेंथ, ये होगा वी बाई एल और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एन यानी कि ई वी बाई एम एल और रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ पे v बाई आई जो है वो बन गया एम एल एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम और ये a, और दिस टर्म इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम और ये a, यहाँ पे क्या बन गया, आप यहाँ पे एम एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम और ये l बाई a। यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो r इज इक्वल टू क्या बन गया, ये रो हो गया किसके कंपैरिजन में। अब मान लीजिए ये यू कैन राइट m बाई एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम l बाई a, इफ l इज द लेंथ ऑफ द वायर, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, यहाँ आपके पास आया r m l m बाई n स्क्वायर n ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम l बाई a, ये आपने निकाल दिया डायरेक्शंस ऑफ ओम्स लॉ। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन किससे, r इक्वल टू रो l बाई a, अब इससे यदि कंपैरिजन करता हूं तो रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर रेजिस्टिविटी। ये जो एक्सप्रेशन है ये रेजिस्टिविटी के लिए आ गया। अब यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट, चार्ज सेम, तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि किसी कंडक्टर में जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना ही टेम्परेचर देने से जो वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन है उतने ही एक्सेलरेट हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उनसे कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने से जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कोलिजन होगा, उतना ही रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। यदि ये टेम्परेचर इज इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीजेस, और रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और सेमी कंडक्टर में कल हमें बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। ये मेटल का केस है, ये मेटल में है जितने भी कंडक्टर है, ये केस है सेमी कंडक्टर का, और रेजिस्टिव कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है दोनों में एक दूसरे के, इसमें कंडक्टिविटी में इनवर्सली बन जाएगा, इसमें कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में डायरेक्टली बन जाएगा, और जितने भी एलॉय होते हैं उसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ये ग्राफ होता है। अब उसके बाद जो आता है आपके पास वो डिपेंड करता है यार कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो कैसे होता है। यदि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक यानी करंट डेंसिटी, और ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, या रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाई एरिया, करंट क्या होता है एन ई ए वी डी बाई एरिया, एरिया से एरिया, ये करंट डेंसिटी क्या बन गया एन ई वी डी। अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अभी मैंने रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ई बाई एम, और ये रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो एन ई स्क्वायर, ये रिलैक्सेशन टाइम बाई एम, ये आपके पास हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने के बाद, और ओके इनटू में क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम बाई एरिया से ये कैंसिल होगा, एन ई वी डी एम ई, और ये ई और हो गया आपके पास, तो दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट। अब इलेक्ट्रिकल अभी बताया था रेजिस्टिविटी जो होती है एम बाई एन ई स्क्वायर, एन बाई एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई रो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, और ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, एंड होपिंग दैट यू विल सॉल्व इट एंड यू विल डू इट। इट्स ओके, अच्छे से आप करना, और जो भी असाइनमेंट भेजा है उसको ट्राई टू सॉल्व इट।